ये जो 5 तत्व हैं, जो नेचुरल जो एलिमेंट्स हैं, वो सबसे प्योर फॉर्म में उसी ब्रह्म मुहूर्त में रहते हैं। अब एक मोबाइल नाम का एक प्राणी जो है वो सबके हाथ में रहता है। 6-6.5 घंटे की नींद पर्याप्त है। आपने ऑटोमेटिकली सुबह वो जल्दी उठने का अभ्यास बन। याम मध्य न भुक्तव्यम याम युग्मम न लंघयेत्। और सुबह का भोजन 11 बजे किया तो 8 से 8 12 घंटे और 12 दिन 15 घंटे का अंतर मिलता है आपको। दर्शकों नमस्कार। पिछले एपिसोड में डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी जी से, जो सहायक प्राध्यापक हैं शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा में, उनसे हमने चर्चा करी अच्छा स्वास्थ्य क्या होता है। आज डॉक्टर साहब से हम चर्चा करेंगे कि सामान्य जीवन में अपने आहार विहार से, मतलब खान पान से और जीवन शैली से हम अच्छा स्वास्थ्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दर्शकों, आज हमारे पास चिकित्सकीय सुविधाएं बहुत हैं। डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गली गली में हैं, शहर में अच्छी सुविधाएं हो गई हैं, पर डॉक्टर्स भी ये कहते हैं हमारे पास आप कम आए। कुल मिला के उनका ये कहना है कि आप स्वस्थ रहें, और जो ऐसी डिजीज होती हैं जो क्यूरेबल नहीं होती हैं या किसी कारण से हो गई होती हैं, सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, उस सूरत में तो हम डॉक्टर के पास जाएं और कोशिश करें कि हमको सामान्य रोगों के लिए डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। अपने आहार विहार से, पहले से हमारी संस्कृति में ऐसा रहा है कि हमारी दिनचर्या ही ऐसी होती थी कि मनुष्य जो है स्वस्थ रहता था, उसकी एवरेज लाइफ ज्यादा होती थी, स्वस्थ रहता था। तो आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब से कि अच्छा स्वास्थ्य हम कैसे प्राप्त करें, और वो भी सामान्य अपनी जो जीवन शैली को अपना के, खान पान को अपना के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पिछली बार आपने बहुत अच्छे से स्वास्थ्य के बारे में हम लोगों को बताया, चारों स्वास्थ्य के बारे में बताया कि हमारे पास एक शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक, सामाजिक और स्पिरिचुअल, मतलब आध्यात्मिक स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, किसको हम स्वस्थ कहते हैं। आज हम चर्चा करें अभी पहले शरीर के स्वास्थ्य, क्योंकि जो हमें पिछले एपिसोड से समझ में आया वो ये आया कि चारों तरह के स्वास्थ्य आपने बताए वो किसी न किसी ढंग से रिलेटेड हैं हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से। यदि हमें नींद नहीं आती है, मानसिक रूप से हम ठीक नहीं हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो हमको और रोगों को जन्म देता है। तो हम शुरुआत करेंगे कि अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी जीवन शैली अपनाकर कैसे प्राप्त किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। तो प्रश्न जो है, उस प्रश्न अगर अच्छा है तो उत्तर बहुत सटीक और लाइन पे निकलता है। तो आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया, सीक्वेंस से हम आगे बढ़ रहे हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही जो है वो साधन है धर्म का। हमने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनकी बातचीत आरोग्य के संदर्भ में हमने पिछले एपिसोड में की। तो शारीरिक रूप से स्वस्थ अगर हम रहते हैं तो हम आगे के स्वास्थ्य पर हम बाद में फोकस कर सकते हैं। तो शरीर में किसी भी प्रकार की पीड़ा है, मन विचलित ही रहेगा। किसी भी काम को आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। कहीं वेदना है, कहीं ज्वाइंट में है, कहीं शरीर में किसी भी जगह पर है, पेट में है, अंदर है, कहीं भी। तो इस प्रकार के अगर कहीं भी किसी प्रकार की पीड़ा है, शरीर में विकृति है, तो आप किसी भी प्रकार को काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। हाँ, एंजॉय नहीं कर पाएंगे, आनंद से नहीं कर पाएंगे। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य जो है महत्व का है। दूसरी बात आपने कहा कि जीवन शैली। 2016 के जो डाटा है वो कहते हैं कि लगभग 2016 में 55 मिलियन डेथ्स जो है वो रिकॉर्ड की गई वर्ल्ड वाइड, और उसमें से लगभग 43 मिलियन डेथ्स वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, या जिसको हम जीवन शैली जन्य व्याधियां मानते हैं, उसके कारण। इसका मतलब, सीधा मतलब ये है कि केवल यदि हम जीवन शैली को ठीक कर दें, लोगों को इस जीवन शैली कैसी होनी चाहिए ये बता दें और समझा दें, लोग अवेयर हो जाएं और लोग उसका पालन करने लगे, केवल इतने मात्र से पूरे मेडिकल साइंस का जो सबसे पहला प्राइम मोटिव है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, वो सिद्ध होने वाला है। स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ रहे, ये हमारा पहला जो है वो मोटिव है, उद्देश्य है। तो केवल लाइफ स्टाइल को ठीक करना, और हमारे यहाँ आयुर्वेद और जो हमारे आयुर्वेद से संबंधित जो एंशिएंट लिटरेचर है, ग्रंथ हैं,
उनसे अच्छा जीवन शैली के बारे में किसका ही वर्णन नहीं मिलता जी। अब उसकी देखिए, बहुत सरल भाषा में अगर कहा जाए तो आपको भी स्मरण होगा कि हमारे पूर्वजों ने, वो उन्होंने चिकित्सा ग्रंथ शास्त्र पढ़े हो नहीं पढ़े हो, लेकिन सबको ये मालूम था कि सुबह उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्तम उत्तिष्ठेत जीर्णा जीर्ण विचारयन्। आज किसी को ये बात बोलो कि ब्रह्म मुहूर्त, तो पहले तो पूछेगा कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है फिर उसको बताना पड़ेगा कि ब्रह्म, तो बोले तो दर्शन की बात है कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठना चाहिए, क्यों उठना चाहिए, तो उसको सरल भाषा में बताना पड़ेगा कि क्यों उठना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप उसको दर्शन के भाव से ना भी देखें, आप इमेजिन करिए ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त के लिए शास्त्र में बताया है कि सूर्योदय, आप देखिए कि हमारा जो खगोल जो पिंड है पूरा ब्रह्मांड, उसमें सारे जो ग्रह है वो चक्कर लगाते हैं सूर्य की, और ग्रहों के चक्र लगाने से सूर्योदय का समय और ये सब अलग अलग दिनों अलग अलग तय होता है। तो हम रोज का फिक्स नहीं मानते, पर हम एक अप्रॉक्स टाइम मान के चलते। तो सूर्योदय से 2 मुहूर्त पहले, लगभग 1.5 घंटा पहले से लेकर के 1 मुहूर्त, लगभग 45-48 मिनट्स पहले तक का जो ये काल है, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा है। और जो उसके ठीक पहले का एक मुहूर्त का काल है, उसको रौद्र मुहूर्त कहा है। अब आप उस समय अगर इमेजिन करिए, ऐसा मान के चलते हैं कि 5:30 बजे सूर्योदय होता है, और 5:30 बजे के 1.5 घंटे पहले आप टाइम अगर निकालिए 4 बजे का समय, तो 4 से 4:30 बजे के टाइम को आप इमेजिन करिए, या कभी हम में से लोगों उठकर देखा होगा, तो आप देखेंगे कि बहुत शांति रहती है वातावरण में, एकदम प्लीजेंट एनवायरनमेंट होता है, नॉइज पोल्यूशन सबसे कम होता है। आप उस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करेंगे तो दुनिया के किसी भी शहर में चले जाएंगे, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में भी आप चले जाएंगे, तो उस शहर के अकॉर्डिंग जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सबसे अच्छा जो है वो उसी ब्रह्म मुहूर्त के समय में होगा। नेचुरल जो आपके कंटेंट हैं, पंचामृत वेला बोलते थे ब्रह्म मुहूर्त को, क्यों? क्योंकि ये जो आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, ये जो 5 तत्व हैं, जो नेचुरल जो एलिमेंट्स हैं, वो सबसे प्योर फॉर्म में उसी ब्रह्म मुहूर्त में रहते हैं। अगर आप उस समय कोई व्यक्ति उठता है और नेचुरली उनका उस एनवायरनमेंट में रहता है, उसका सेवन करता है, तो आपके सब प्रकार के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, सारा कुछ सिस्टम जो है वो एकदम ठीक रहता है। दूसरा, आपके नित्य क्रिया आदि करने के पश्चात वो जो है एक अध्ययन अध्यापन का भी समय है। आप उस समय वॉक करिए, थोड़ा सा फिजिकल करिए। जो लोग ऐसा कर पाते हैं वो स्वाभाविक रूप से स्वस्थ रहते हैं। लेकिन आज के जनरेशन में जहाँ डिजिटल युग है, अब एक मोबाइल नाम का एक प्राणी जो है वो सबके हाथ में रहता है, और लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा सा लेट नाइट तक चलती है, काम के कारण भी हो सकता है। तो अब सुबह उठने के लिए किसी को कहेंगे तो कठिन है, इसलिए हमको उसे फोकस कहाँ करना पड़ेगा, उसको समय पर सोने पर फोकस करना पड़ेगा। तो समाज को समय पर सोने के लिए अगर हम फोकस करने के लिए कहेंगे और 10 बजे 10 साढ़े 10 बजे तक अगर लोग सोने चले जाएंगे, स्वाभाविक रूप से उसको दिन भर की थकान दूर करने के लिए 6 घंटे 6 साढ़े 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। आपने ऑटोमेटिकली सुबह वो जल्दी उठने का अभ्यास बनेगा। तो सुबह उठने का हो गया अभ्यास, और रात को सोने का अगर टाइमिंग हमने ठीक कर लिया, फिर हमको दिन भर के काम काज को कैसे करना है, तो बहुत सारे उसमें आयाम आते। जैसे हमारे यहाँ सुबह बोलते, बचपन में सिखाते थे कि सुबह उठ गए तो अब वो मंजन करना है, और मंजन में डिफरेंट टाइप ऑफ टूथपेस्ट आ गए। तो ठीक है, वो भी एक आज जीवन का पार्ट है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन आयुर्वेद में कहा गया कि नीम की दातून करनी चाहिए। आप नीम का जो एक्सट्रैक्ट है, उस पर दुनिया भर के देशों ने अनुसंधान किया है, शोध किया है, और वो ये कहते हैं कि एंटी कैरीज जो प्रॉपर्टी है वो नीम के अंदर है। नीम की दातून करने वाले को कभी कैरीज नहीं होगी।
ऐसे नीम की दातौन, बबूल की दातौन बताई गई है, करंज, कंजी हमारे यहाँ खूब रीवा में, रीवा के आसपास के क्षेत्रों में खूब अवेलेबल है ये। तो अगर हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं पर साथ में अगर हम इन दातौन का भी इस्तेमाल करें तो हमारा ओरल हाइजीन बहुत अच्छा रहता है। फिर इसके अलावा आंखों में हमको आचमन करना है, अंजन करना है, ये सब बताया, हमारी नेत्र ज्योति के लिए बहुत अच्छा है। सिंपल काम को करके तरीके से जो हम अपने आसपास हमारे किचन में अवेलेबल जो तत्व हैं उनका उपयोग करके हम ऐसी छोटी छोटी चीजों करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। कवल गंडूश बताया, जैसे हम कुल्ला करते हैं ना, तो औषधीय जो महत्व के कुछ ऐसे अपने को तत्व मिल जाते हैं, उनका हम मुख में धारण करते हैं, फिर उसको चलाते हैं। इसको जो चलाने वाला काम है वो कवल बोलते हैं, और जो स्थिर रखते हैं जैसे ऑयल कंटेंट हमने डाल के, और कोई हमें तिल तेल है या इरीमेद आदि तेल है इस तरह के मुंह में डालकर हमने स्थिर रखा तो उसको गंडूश बोलते हैं। नाक में आपको ध्यान में होगा कि अणु तेल का खूब वितरण किया गया उस समय कोविड के समय में। अब वो केवल अणु तेल का जो नस्य देना है वो हमारे यहाँ दिनचर्या में वर्णित है जी। एक होता है मेडिकेटेड तरीके से जिसको हम मर्श नस्य कहते हैं, जिसमें किसी डॉक्टर के सुपरविजन में या किसी तज्ञ व्यक्ति के सुपरविजन में देने का है। उसमें थोड़ा सा डोज ज्यादा होती है, लेकिन 2-2 बूंद डालना है, प्रति मर्श नस्य करना है। इसमें सामान्य व्यक्ति अपने दिनचर्या में उसका उपयोग कर सकता है। क्या होगा उससे? सुप्रा क्लेविकुलर जो हमारे जितना भी पार्ट है, जितना हमारे सेंस ऑर्गन है, सबको नरिशमेंट देने वाला है। जो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है इसको लुब्रिकेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अणु तेल। इसका हम दिनचर्या में अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही व्यायाम के बारे में बताया। अब सब कहते तो हैं कि हेल्दी और न्यूट्रिशियस जो है वो फूड लेना चाहिए, खाने पर सबका फोकस है। और घी, अरे गाय का घी तो खाने के लिए हमारे यहाँ पुराने सब लोगों ने कहा है, लेकिन व्यायाम करने के लिए भी कहा है। दोनों पक्ष हैं। तो व्यायाम के लिए कहा तो व्यायाम के लिए भी थोड़ा समय तो निकालिए, तो थोड़ा सा वॉक करने के लिए निकालिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करिए। नहीं तो योग आसन आदि इत्यादि अपने दिनचर्या के क्रम में ऐसे फिक्स करें कि हम 20 से 25 मिनट, आधे घंटे न्यूनतम निकालें। तो अगर इतना भी करते हैं तो बहुत अच्छा है। फिर ये इसके अलावा हमारा आहार का पैटर्न क्या है, भोजन कितना लेना और कैसे लेना, कब लेना, जब ये सारे पॉइंट्स पर हम देखेंगे तब वो आहार का पूरा आयुर्वेदिक डाइटेटिक्स का जो पार्ट है वो कवर होता है। पानी का पहले बताइए कि पानी का बड़ा लोगों को में रहता है कि पानी कैसे पिएं, कितना पिएं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है आपने सवाल किया, थोड़ा छूट रहा था कि सुबह उठने के बाद ऐसा इमेजिन करिए कि हमारे शरीर को सीजन के अकॉर्डिंग ठंड के समय में लगभग 3-3.25 लीटर पानी से लेकर के, और इस समय बढ़िया भीषण गर्मी चल रही है, इस समय लगभग 5-5.5 लीटर पानी हमें आवश्यक है, उतना हमें पीना है। तो आयुर्वेद में बताया है कि मैक्सिमम जो क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटेक है वो उषा काल जलपान करना है। मतलब सुबह उठने के साथ में ही, जब ब्रह्म मुहूर्त की जिसकी चर्चा कर रहे थे, उठने के साथ में ही वो 8 प्रतिशत बोला है। मतलब उसकी अगर मॉडर्न पैरामीटर में अगर क्वांटिटी देखेंगे तो लगभग 650 ml to 700 ml आता है। इतना वाटर इनटेक सुबह उठने के साथ में व्यक्ति को करना चाहिए, खाली पेट। अच्छा, उसको हम बोलते हैं उषा काल जलपान, सुबह का जो जलपान बोलते हैं। और इतनी क्वांटिटी लेने से होगा कि दिन भर की आपकी जो फिजियोलॉजी है उसको मेंटेन करने के लिए इतनी वाटर क्वांटिटी एक साथ जाएगी, तो आपका सारा सिस्टम, एक तो एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्टिवेट होता है, मोशन ठीक होता है, डाइजेशन के लिए ठीक है। क्योंकि आप देखिए कि इस दुनिया में जितना जल है उतना शरीर में अनुपात में भी उतना ही है जल। तो जल तत्व कितना महत्व का है, इसलिए उसको मैक्सिमम क्वांटिटी जो है हमको सुबह लेनी है। अब बात आती है कि बाकी का जल कितना लेना है। यदि मान लीजिए कि हमने 5 लीटर इस गर्मी में हमको पानी पीना है
और उसमें से हमने 700 ml पानी जो है वो सुबह पी लिया, तो लगभग 4 लीटर और 300 ml इतना पानी, 250-300 ml लगभग हमें इतना पानी हमें बाकी के समय में कवर करना है। तो इसलिए आयुर्वेद में कहा मुहुर मुहुरवारी पिबेत भूरी भूरी, थोड़ा थोड़ा पानी बार बार पीना है। लगभग आप ये समझिए कि 150 to 150 या 200 मैक्सिमम 200 ml वाटर एक टाइम में अगर आप इनटेक करेंगे तो आपको अगर 4 लीटर पानी पीना है तो कितनी बार पानी पीना पड़ेगा? तो लगभग आप समझिए कि 20-22 बार पानी आपको पीना पड़ेगा। लेकिन इतनी आपाधापी में, इतना बिजी लाइफ शेड्यूल में लोग इतनी बार पानी नहीं पीते, या एक ही बार में गटागट ज्यादा पानी पी लेते हैं। एक तो ये सिद्धांत थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, पानी पीने का क्रम जो है भोजन करने के समय, भोजन के पूर्व, तो भोजन के पूर्व अगर आपको पानी पीना है तो थोड़ा पहले पी लीजिए, लगभग 15-20 मिनट, आधे घंटे पहले आप पानी जो पीना है आप पी सकते हैं। खासतौर से जो ओबेज है पेशेंट है या थोड़ा सा हेल्दी है, जिनको अपना वजन कम करना है, उनके लिए भोजन के पूर्व लगभग पहले आधा घंटा पहले जो पानी पीना है वो उनको दुबला करने का एक कारण बनता है। पेट भरा हुआ एकदम ठीक कारण है, कृष्ण बनाता है, एक शास्त्रों में भी उसका अच्छा संदर्भ मिलता है। और भोजन के अंत में एग्जैक्ट तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। और बीच में भोजन के साथ में आप लगभग 1 गिलास पानी रखिए, लगभग 150 ml पानी रखिए, और जैसे हम भोजन करते समय कुछ गुटकने में अटक जाता है ऐसे, तो उस समय थोड़ा 1 घूंट पानी पी लीजिए, ज्यादा नहीं पीना, इससे ज्यादा पानी लेना ही नहीं चाहिए भोजन के समय में। तो भोजन के लगभग 1.5 घंटे बाद आप फिर अपनी प्यास के अकॉर्डिंग पानी पीना है। और ये जो पानी वाटर इनटेक का जो तरीका है, केवल इतना ही फॉलो कर लेने से आप बहुत सारे लाइफ स्टाइल डिजीज से जो है वो फ्री हो जाते हैं। आपका डाइजेशन ठीक होता है। पेशेंट्स को आप सामान्य रूप से आप देखिए कि आज के समय में हाइपर एसिडिटी, गैस बनना, ये सब बहुत सामान्य हर व्यक्ति को ही है लगभग ये समस्या। लेकिन ये पानी का लेने का क्रम अगर ठीक हो गया तो बहुत अच्छा। उषा काल जलपान हमने आपको बताया लेना चाहिए। आपको ध्यान में होगा कि हमारे यहाँ बुजुर्ग तांबे के लोटे में पानी भर के रखते थे और उसको पीते थे, सुबह पीते थे। अगर उषा काल जलपान हमें करना है तो संभव है तो हम ताम्र पात्र जल में करें। बहुत अच्छे इसमें शोध आए हैं। दुनिया ने माना कि कोरोना वायरस का जो सर्वाइवल है सबसे कम समय के लिए तांबे के सरफेस में था। तो ताम्र पात्र का इतना महत्व है, उसमें जल का सेवन करें। और बाकी भोजन के समय कम जल लेते हुए, और भोजन के अंत, भोजनांते विषम वारी बोला है, विष के समान है इसलिए। और अजीर्णम भेषजम वारी, अजीर्ण हो गया, इनडाइजेशन हो गया, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो उस समय जल जो है वो भेषज औषधि का काम करता है। अजीर्णम भेषजम वारी, जीर्णे वारी बलप्रदम, भोजन डाइजेस्ट हो गया और उस समय आपने वाटर इनटेक किया तो वो बल प्रदान करने वाला है। भोजन मध्य जो है अमृतम वारी, ये जो थोड़ा सा पानी हमने कहा ना, थोड़ा सा पानी लेना है, वो अमृत के समान है। भोजनांते विषम वारी, भोजन मध्य अमृतम, इस प्रकार का वाटर इनटेक करना है। और भोजन का जो टाइमिंग है, हाँ उस पे ही आ रहा था कि टाइमिंग कैसा होना चाहिए। आहार हो गया, जल, आहार पर चर्चा होने के पहले आपने जल पर प्रश्न किया था, इसलिए तो अब आहार पर अगर हम आएंगे तो आहार, हमारे यहाँ आहार की जो मात्रा है वो कैलोरी बेस्ड नहीं है हमारे शास्त्र में। जैसे आज आपने वर्कआउट थोड़ा ज्यादा किया, कैलोरी आपको ज्यादा लेनी पड़ेगी, इसलिए कैलोरी बेस्ड हमारे यहाँ कैलोरी अब आज के समय में संदर्भ में उसको लेते हुए हम लोग अवेयर करते हैं लोगों को, क्योंकि जैसा ट्रेंड चलता है उस हिसाब से लोगों को, और उसके बाद आजकल फिजिकल वर्क भी नहीं है तो उस हिसाब से बताना। लेकिन हमारे यहाँ अग्नि के बल के आधार पर भोजन करने के लिए कहा है। आप खुद अपना असेसमेंट करिए कि आज मेरी भूख कितनी है जी, थोड़ा सा ठहर के सोचेंगे, और भोजन करते समय आपको पेट में तनाव कितना है, अब आज के लिए हमारा सफिशिएंट हो गया है,
इतना सब कुछ ऐसा करके हम सेल्फ असेसमेंट करें कि आज हमारी भूख के अकॉर्डिंग भूख अब शांत हो गई, खाते समय आपको पता चल जाएगा। तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि अग्नि के आधार पर जो है वो भोजन की मात्रा तय। आप वो जठराग्नि जो जिसको जठराग्नि जो बोलते हैं इसकी बात कर रहे हैं, डाइजेस्टिव फायर बोलते हैं या जठराग्नि बोलते हैं। तो जठराग्नि के आधार पर हमारी अग्नि कितनी उसका असेसमेंट करके भोजन की मात्रा तय करिए। और फिर भोजन का काल तय करना है, तो भोजन कब करना। तो भोजन ऐसे करना कि हमारे यहाँ बताया कि याम मध्ये न भुक्तव्यम याम युग्मम न लंघयेत। आचार्य भाव प्रकाश कहते हैं कि सुबह उठने के बाद यदि हम 24 घंटे को ऐसे 8 प्रहर में बांट दिए, एक याम मतलब एक प्रहर, तो पहला प्रहर बीत जाने दे, उसमें कुछ नहीं खाइए। ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए कह रहा हूँ, कंडीशंस अप्लाई जैसे बोलते हैं, कंडीशंस अप्लाई। मतलब ये बीमार बीमार व्यक्ति के लिए नहीं, स्वस्थ व्यक्ति। बीमार व्यक्ति है तो चिकित्सक से सलाह लेकर ही अपना डाइट पैटर्न तय करे। तो याम एक प्रहर बिता दीजिए आप, और दूसरा प्रहर बीतने नहीं देना। मतलब अगर ऐसा माने कि सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे और शाम की 6 बजे से सुबह 6, ऐसे चक्र साइकिल आप तय करें, तो सुबह 6 से 9 एक प्रहर और 9 से 12। एनी हाउ आपको दोपहर 12 बजे के पहले भोजन कर लेना चाहिए। फिर पहले भोजन तो ऐसा अनुमान लगाते हैं अपन कि सुबह उठने के बाद लगभग आप 10 साढ़े 10 बजे के आसपास भोजन कर लीजिए। 11 के पहले अनिवार्य रूप से भोजन करिए। और फिर सुबह के भोजन और शाम के भोजन में लगभग आपको 3.25 प्रहर या ऐसा मान के चलिए कि 9 साढ़े 9 घंटे का आपको गैप देना है। तो अगर आपने सुबह ऐसा मान के चलिए कि अगर आपने सुबह 10 बजे भोजन किया है, साढ़े 10 बजे भोजन किया, तो आपको लगभग शाम को 7 साढ़े 7 बजे ये भोजन जो है वो कर लेना चाहिए। उस समय को आप जितना पहले करें, अलग अलग आचार्यों के मत हैं, लेकिन कुछ लोग 9 बजे भी भोजन कर लेते हैं। तो 9 बजे अब आज के समय में क्या है कि वो एक ब्रंच का कॉन्सेप्ट आया है ना, ब्रेकफास्ट और लंच मिला के बोले ब्रंच करेंगे। तो वो अपने वैसे मेरे ख्याल से कोई खराब कॉन्सेप्ट नहीं है। आप सुबह ब्रेकफास्ट ना लेके और 11 बजे थोड़ा सा हैवी कर लें, 10-11 बजे के बीच में थोड़ा अच्छा भोजन आप अपनी अग्नि के हिसाब से और अपने वर्कआउट, हमको मालूम है कि हमको कितना शारीरिक श्रम करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना भोजन की मात्रा तय करें। और शाम को लगभग 9 घंटे के बाद अगर हम 7 से 8 के बीच में एनी हाउ भोजन कर लेते हैं, तो आप सोचिए कि ये जो हमको गैप मिलता है पूरा डाइजेस्ट करने के लिए, समय टाइम मिलता है, इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा फंक्शन करता है। अब ये कुछ लोगों को ये भय रहता है कि बीच में भूख लगी तो क्या करना, तो उस समय अन्न ग्रहण मत करिए। आप फल खा सकते हैं, आप फ्रूट्स ले सकते हैं, बहुत ही लघु, जैसे इस समय सत्तू का प्रयोग आप अच्छा कर सकते हैं। ऐसे कुछ बहुत लाइट हल्का कुछ थोड़ा बहुत ऐसे लाई मुरमुरा जैसा ऐसा चना है या फ्रूट्स है, वो आप ले लें और बिल्कुल पेट भर भोजन ना करें और रात्रि का भोजन समय पे करें। अभी थोड़े दिनों पहले 3-4 वर्ष पहले लगभग 2017 में 16-17 में एक नोबेल प्राइज मिला इंटरमिटेंट फास्टिंग पर। वो कहते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कुछ समय के बाद यदि व्रत रहता है व्यक्ति तो उसको कैंसर होने की संभावनाएं कम होती है। शरीर में पाए जाने वाली जो ऑटोफेगी करने वाली सेल्स हैं वो कैंसर सेल्स को खाती हैं। अब वो आपको एक निश्चित कालखंड में व्रत रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप इमेजिन करिए रात का भोजन अगर आपने 8 बजे किया और सुबह का भोजन 11 बजे किया तो 8 से 8 12 घंटे और 12 दिन 15 घंटे का अंतर मिलता है आपको। इटसेल्फ जो है एक काइंड ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसीलिए लोग स्वस्थ रहते थे। हमारे यहाँ आचार्य चरक बोलते हैं काल भोजनम आरोग्य करणाम श्रेष्ठ। आरोग्य रखने के लिए जो है काल भोजनम, तो उसकी व्याख्या आचार्य चक्रपाणी करते हैं कि काल भोजनम का मतलब है द्विकाल भोजन, 2 ही बार भोजन करिए। अब क्या है, काल क्रम से, प्रभाव से या किसी कारण से हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट आ गया, लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, फिर लंच किया, फिर शाम को भी अल्पाहार किया, फिर रात का भी भोजन किया। ये उन लोगों के लिए है जो बहुत अच्छा शारीरिक श्रम करते हैं। श्रमिक वर्ग है, हमारे किसान भाई हैं, उनको अपने शारीरिक
सौष्ठव और उसके कर्म के हिसाब से वो अपना दिन क्रम फिक्स कर सकते हैं। उनको लगती है भूख तो जरूर, क्योंकि हमारे यहाँ भोजन की मात्रा कहाँ तय हो रही, वो अग्नि पर तय हो रही। तो इस तरह से हम भोजन के अपने समय को ठीक करके, पानी की मात्रा, पानी पीने के तरीके को ठीक करके, और अपना सुबह उठने से लेकर के रात को सोने का, नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये सारे दिनचर्या के और भी उपक्रम, जैसे मैंने बताया, दातौन करना है, कुल्ला करना है, आचमन करना है, नस्य करना है, तो ये सब जो दिनचर्या के क्रम बताए हैं। और हमारे यहाँ तो जैसे तांबूल का सेवन बताया। अब तांबूल जो है, जिसको पान बोलते हैं, वो पान में ये जो गुटखा, सुपारी और ये सब नहीं बताया है। कुछ सुगंधित द्रव्य, जैसे हमारे यहाँ सौंफ है, इलायची है, इस तरह के सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग करने से तांबूल क्या होगा, एक तो मुख दुर्गंध नहीं आएगी, मुख जो है शुचिता बनी रहेगी, और हृदय के लिए हृदय है वो तांबूल। अब इस तरह के कुछ छोटे छोटे प्रयोग जो है आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे दिनचर्या के उपक्रम बताए गए हैं। उन सब छोटी छोटी बातों का अगर हम जीवन में उपयोग करते हैं, थोड़ा सा सही से पालन कर लेते हैं, तो जो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने का एक हम लोगों ने, या आपने, आपके चैनल ने एक जो मुहिम शुरू की है, तो इसका लाभ उठाते हुए निश्चित रूप से लोग लाभान्वित होंगे, अपने आप को फिजिकली फिट रख पाएंगे। नींद का एक नींद का विषय। और मैं एक बात और जानना चाहूंगा, अभी चूंकि खान पान की बात चल रही है, दूध के बारे में बड़ी भ्रांतियां हैं कि रात में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, क्योंकि आजकल जो ज्यादा डिसऑर्डर हो रहा है वो कैल्शियम डिसऑर्डर ज्यादा है लोगों में, महिलाओं में खास तौर पे, तो इसको थोड़ा सा समझाइए हमें। देखिए, एक हमारे अपने रीवा लोकल में एक पुरानी कहावत प्रचलित थी कि नीम दतूनी जे करे, भूंजी हर्रे चबाए, दूध बियारी जे करे, ताघर वैद न जाए। पुरानी कहावत थी, लेकिन पुराने लोगों ने जो लोकोक्तियां बनाई वो अपने अनुभवों के आधार पर बनाई। तो नीम की दातौन की बात आ गई, और हर्रे डाइजेशन से रिलेटेड है, और दूध बियारी मतलब रात्रि के भोजन में दूध के सेवन का उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कह दिया। तो दूध स्वाभाविक रूप से सारे पोषण तत्वों को धारण करने वाला एक आवश्यक आहार है। और जैसा कि आपने कहा कि कैल्शियम डिसऑर्डर, डिफॉर्मिटी, आज बढ़ती उम्र के साथ लोगों को सामान्य रूप से ऑस्टियोपोरोसिस आदि की समस्याएं होती हैं। दूध उसके लिए भी बहुत आवश्यक है, और दूध पोषण के लिए भी बहुत आवश्यक है। केवल कैल्शियम बस नहीं मिलता उसमें, तमाम विटामिन और सारे ऐसे तत्व मिलते हैं। तो उसका तरीका ये है कि एक तो हम ये तय करें कि हम उस दूध को पाचन करने की हमारी क्षमता कितनी है। आज सामान्य रूप से गाय का दूध ठीक माना जाता है, और अवेलेबल ज्यादातर लोगों को आज के समय में भैंस का दूध है। तो भैंस का दूध अगर पीना है तो थोड़ा उसकी क्वांटिटी कम रखिए, उसको टोन कर दीजिए, डबल टोन कर दीजिए। गर्म करने के बाद मलाई निकाल दीजिए, एक बार दो बार टोन करने के बाद उस भैंस के दूध का प्रयोग करिए। थोड़ा सा गुनगुना अगर हम दूध पीते हैं, गुनगुना दूध या गर्म दूध जो है वो रेचक होता है, वो एक तरह से डाइजेशन ठीक करता है, मोशन के लिए एक अच्छा माना जाता है। और शीतल अगर दूध लेना, ठंडा दूध लेना है, तो वो एसिडिटी को कम करने वाला होता है। तो इस तरह से हम अपना विचार करें, और रात्रि को जैसे इमीडिएट भोजन के साथ में हम लेते हैं, तो बस ये है कि सोने के पहले लगभग हमारा जो क्रम है, बियारी का मतलब यही होता था कि भोजन के साथ में, तो भोजन और थोड़ा सा अंतर रखते हुए हम दूध को ले सकते हैं। फिर सोने का हम थोड़ा सा अंतर रखें, मतलब दूध लेने का और नींद लेने का अंतर हमको रखना पड़ेगा। पहले मैं देखा करता था हमारे नाना वगैरह, जो शाम के खाने के बाद एक रोटी दूध में वो मतलब सान के खाते थे। एक रोटी तोड़ के डाल लिया और उसको फुला के खाया, गर्म दूध थोड़ा सा लिया। तो वो एक नियम सा था पहले लोगों का बना हुआ कि रात में दूध पीना ही है। तो इसीलिए आयुर्वेद में क्या है, गोदुग्ध, अगर दुग्ध बोला है और कहीं स्पष्ट नहीं कहा कि कौन सा दूध है, तो गाय का दूध लेना है। और लघु तो जैसे बकरी का दूध भी बहुत लघु होता है, कुछ अमुक व्याधियों में उसका प्रयोग देखने को मिलता है। भैंस का दूध क्या है, थोड़ा सा गरिष्ठ होता है, कफ वर्धक होता है और निद्राकर है।
तो जैसे जिन लोगों को नींद नहीं आती है उनके लिए भैंस का दूध इंडिकेटेड है, पर जो लोग ठीक है केवल अपना, तो उनको गाय का दूध प्रेफर करना चाहिए। नींद के लिए आप बता रहे थे। हाँ जी, नींद ऐसा है कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिस्चार्ज हो गई तो हम उसे चार्जर में लगा के और चार्ज करते हैं। ये जो नींद है वो हमारे पूरे दिन भर के कामकाज से थके हुए श्रम से जो एकदम शरीर है हमारा, और उसको पूरी तरह से रिचार्ज करने का काम करती है। इसलिए नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि आप एक रात जग लीजिए और अगले पूरे दिन आपका मन काम में नहीं लगेगा। इसलिए कहा यदा तू मनसी क्लांते कर्मात्मानः क्लमान्वितः विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वपिति मानव। दिन भर के काम काज से थका हुआ शरीर और मन जब एकदम हो जाता है, और तब फिर सब प्रकार के विषयों से मुक्त व्यक्ति जो है तो सो पाता है। और अगर ये ना हो पाए, थका भी है लेकिन मन चल रहा है, थॉट्स चल रहे हैं, है ना, तो नींद नहीं आएगी। किसी प्रकार का तनाव है तो नींद नहीं आएगी। तो इसके लिए नींद अच्छी रखने के लिए हम कुछ जतन कर सकते हैं। जैसे एक मैंने आपको बताया ना कि जल पीने का एक क्रम बताया, मुहुर मुहुर वारी पिबेद भूरी भूरी। तो बहुत अच्छा क्लासिकल और साइंटिफिक एक तरह से तरीका है, बताया है आचार्यों ने। वो बार बार पानी पीने के लिए क्यों कहें, एक जगह पे वो कहते हैं उदकम आश्वास करणाम श्रेष्ठ। अब देखिए किसी व्यक्ति को बहुत एग्रेशन है, गुस्सा है, अब बैठो बैठो थोड़ा सा पानी पिला दो, तो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, थोड़ा सा ठीक फील करता है। तो आप दिन भर यदि काम में उलझे हैं तो उदक जो है पानी बार बार थोड़ा थोड़ा पीते हैं तो आपके उस पूरे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने वाला काम करता है जल। एक तो ये है, शांत रहिए, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस को अपने साधिए, जरा थोड़ा व्यायाम करते हैं, अगर आप थोड़ा सा योग साधना करते हैं, थोड़ा ध्यान करते हैं, तो ये जो हमारा जो मेंटल स्टेटस है वो स्टेबल होता है। शारीरिक रूप से हम थके हैं ही, लेकिन मानसिक रूप से चलने वाली जो बातें हैं उसमें भी हम थोड़ा सा नियंत्रण कर पाते हैं और हमको नींद अच्छी आ पाती है। फिर भी यदि नहीं आती है, नींद नहीं आ रही मान लीजिए, तो हमारे यहाँ शिरोभ्यंग बताया है। थोड़ा सा ऑयल लेके, कोई भी अपने घर में हमारे पास नारियल का तेल होगा, तिल का होगा, या हम नेचुरल जो हेयर ऑयल्स का इस्तेमाल करके थोड़ा सा शिरोभ्यंग करें। आप देखेंगे थोड़ा सा सिर में हल्का हल्का सा मसाज करते करते थोड़ा सा आप अच्छा फील करने लगेंगे। दूसरा पाद अभ्यंग, पैर में भी अपने पैर के तलवों का भी जो है उसमें भी तेल लगा के थोड़ा सा अभ्यंग करिए। उस अभ्यंग से भी आपका जो सिस्टम है वो थोड़ा सा सही होता है और शांति आती है मन में, थोड़ा सा मन ठीक रहता है और आप नींद जो है वो बहुत अच्छी ले पाते हैं। ये एक थोड़ा सा कुछ प्राकृतिक नुस्खे हैं। इसके अलावा नस से जो हमने बताया आपको, अड़ू तेल का है या कई ऐसे मेडिकेटेड ऑयल आते हैं, उनका अगर हम नस से लेते हैं तो वो भी हमारे थोड़ा सेंस ऑर्गन्स को ठीक करता है नींद लेने के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, उसकी नींद की फिजियोलॉजी के लिए वो भी एक बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। मैंने आपको बताया कि यदि नींद किसी को नहीं आ रही है तो सबसे अच्छा तरीका है, एक तो लाइफ स्टाइल में, एक तो हम डिजिटल जो डिवाइसेस हैं उनको सोने के 1 आध घंटे पहले थोड़ा साइड में रख दें अगर हमको नींद की कोई समस्या है तो। और भोजन के पश्चात थोड़ा हल्का 100-200 कदम चल के, टहल के, जैसे मैंने बताया पैरों का अभ्यंग करना, सिरों का अभ्यंग करना, इस तरह से करके। और एक नेचुरोपैथी का भी तरीका है, थोड़ा सा टब बाथ भी ले सकते हैं, पैरों को दे सकते हैं हल्के गुनगुने पानी में, आपने अभ्यंग करने के पश्चात पैरों को रख दिया और उसके बाद निकाल के पोंछा, तो आपको थोड़ा अच्छा फील होगा। ये कुछ ऐसे नुस्खे हैं बिना दवाई के जिसमें हम ऐसे नींद ना आने की समस्या से एक तरह से लड़ सकते हैं। नींद ठीक हो सकती है। नींद हमारी ठीक होगी, रात को सो हम प्रॉपर पाएंगे तो हम सुबह अच्छे से उठ पाएंगे। दिन भर के काम काज के लिए हमारा पूरा जो बॉडी है वो रिचार्ज हो जाता है उस नींद से। सोना कितना चाहिए? लगभग 6 घंटे। 6 घंटे पर्याप्त होते हैं। 6 घंटे वर्किंग हमारी, जैसे ज्यादा हैवी वर्कआउट जो लोग करते हैं उनको थोड़ा सा 8 घंटे भी सोना चाहिए, पर एक नॉर्मल काम काज करने वाले व्यक्ति को 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। दिन में नहीं सोना चाहिए। हाँ, ये मैं पूछने वाला था कि दिन में। आयुर्वेद शास्त्रों में केवल ग्रीष्म ऋतु ही एक ऐसी ऋतु है
जिसमें दिवा स्वप्न बताया है आप कर सकते हैं। दिन में लगभग आप एक मुहूर्त, लगभग ऐसा मानिए 45 मिनट से 1 घंटे की आप नैप ले सकते हैं। केवल ग्रीष्म ऋतु में कहा है, अन्य ऋतुओं में दिन में सोने के लिए मना किया है। फिर भी कंडीशन से अप्लाई, अपने निकटस्थ वैद्य या चिकित्सक से सलाह परामर्श लेके आप अपने इस तरह के प्लान को, दिनचर्या के प्लान को कर सकते हैं। चलिए डॉक्टर आशुतोष जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं सामान्य आहार विहार को सही करके, जीवन शैली को सही करके। और सच मायने में एक स्वस्थ मनुष्य जो है वो स्वस्थ समाज का निर्माण करता है, और स्वस्थ समाज जो है स्वस्थ देश का, अच्छे देश का निर्माण करता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आपसे फिर मुलाकात करने की इच्छा है हमारी, जल्द ही कोशिश करेंगे आपको दोबारा बुलाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, आपने भी अवसर दिया हमें अपनी बात रखने का। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आज हमने डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी जी से ये जाना कि आयुर्वेद में क्या दिया गया है, क्या बताया गया है कि सामान्य जो आहार विहार है हमारे, मतलब आहार विहार से मतलब कैसी हमारे को जीवन शैली रखनी चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें। सामान्य जो हमें रोग हो जाते हैं जनरल, कभी थकान, कभी हार्ट डिजीज, ये इस तरह के जो रोग हैं वो उनसे बच सकें। आशुतोष जी से हम फिर से मुलाकात करेंगे, या ऐसे ही किसी और एपिसोड में आपको या किसी और आयुर्वेद के डॉक्टर को हम अपने साथ बुलाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप स्वस्थ रहें। आप स्वस्थ रहेंगे तो दुनिया स्वस्थ रहेगी, दुनिया स्वस्थ रहेगी तो सब समाज और देश सब स्वस्थ रहेगा। तो अब इजाजत दें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।